स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे थे और लैब असिस्टेंट के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी। दोस्तों क्लास 11th ज्योग्राफी में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर क्लियर कर दिए हैं और तीनों चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिलेंगे, आप वहां जाकर उन्हें भी देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। दोस्तों जो है थक कर नहीं बैठना है, आपको कंटिन्यू जो है अपने आप को स्टेबल बनाए रखना है, इस तैयारी में अपनी जान जोखनी है और लैब असिस्टेंट बन के ही रहना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप नोट डाउन करें, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में उतारें और पूरी प्रिपरेशन के साथ में, पूरी लगन के साथ में एकजुट होकर बिल्कुल कंसंट्रेशन रखकर पढ़ने का कोशिश करें। और दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी कंटिन्यू आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। दोस्तों आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे महाद्वीपीय जो प्रवाह है, महाद्वीपों का वितरण और महाद्वीपों की स्थिति, महासागर और महाद्वीपों का वितरण के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले चैप्टर को शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि दोस्तों जैसा हम आज का मानचित्र देखते हैं, जैसे आज हम विश्व का मानचित्र देखते हैं या जैसे हम आज ग्लोब देखते हैं, तो उसमें जो भी कॉन्टिनेंट है, जो भी महाद्वीप है और जो भी महासागर है, जिनकी अवस्थिति, जिनकी लोकेशन जैसी आज हमें दिखाई देती है, क्या हमेशा से वैसी रही होगी? क्या हमेशा से महाद्वीप और महासागर इसी तरीके से रहे होंगे जैसे आज है? जैसे कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ओशिनिया और इनके बीच में महासागर। तो इस तरीके से क्या स्थलखंड जैसे आज है वैसे ही हमेशा थे? जी नहीं। पहले प्राचीन समय में जो स्थलखंड और जो महासागर है, जो जलखंड है, इनकी जैसी आज हम इनका वितरण देखते हैं, जैसे आज हम इनकी स्थिति देखते हैं, वैसी स्थिति इनकी प्राचीन समय में नहीं थी। तो गुरुजी आप कैसे कह सकते हो कि ऐसी स्थिति में नहीं थी? तो दोस्तों इन्हीं के जो ये स्थिति पहले अगर ऐसी नहीं थी तो आज ऐसी हुई क्यों और कैसे हुई, इन सब के बारे में ही हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। यानी कि महाद्वीप के वितरण और महासागरों के वितरण के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में हम 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। और वो 3 सिद्धांत होंगे दोस्तों, एक होगा आपका महाद्वीपीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और दूसरा होगा आपका महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, दूसरा होगा महासागरीय अधस्थली का विस्तार। और तीसरा हम सिद्धांत पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनी की। कौन सा? प्लेट विवर्तनी की। इन 3 सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। ये पहला आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दूसरा है आपका ओशियन फ्लोर स्पेयरिंग और तीसरा है प्लेट टेक्टोनिक। यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महासागरीय अधस्थल का विस्तार और प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पहला सिद्धांत, और वो सिद्धांत कौन सा था? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे कॉन्टिनेंट है, जैसे महाद्वीप आज है, पहले ऐसे नहीं थे। पहले सभी एक जगह जुड़े हुए थे और फिर ये महाद्वीप टूट कर, ये स्थलखंड टूट कर अलग अलग भागों में बटा और अलग अलग दिशाओं में गति करने लगा। इनके बीच में ओशियंस यानी कि महासागर बनने लगे। ऐसे कुछ ये सिद्धांत हमें बताता है। मुख्य रूप से क्या बताता है कि स्थलखंड पहले जुड़े हुए थे और ये पहली बार संभावना व्यक्त की थी किसने? अल्बर्ट आर्टेनियस ने। पहली बार अल्बर्ट आर्टेनियस एक डच विद्वान थे जिन्होंने 1596 ईस्वी में ये बताया था कि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे और ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। ऐसे बताने वाले पहले विद्वान थे अब्राहम आर्टेलियस। 1596 ईस्वी में उन्होंने ऐसा बता दिया था।
कैसा बताया सर उन्होंने, कैसे बताया? उनको कोई सपना आया था या कोई नींद में उनको कोई बता के चला गया था कि भाई ऐसे जुड़े हुए थे, पहले प्राचीन समय में ऐसे जुड़े हुए थे? तो कुछ एनालाइज किया होगा ना उन्होंने, कुछ निरीक्षण किया होगा, कुछ चीज़ें देखी होगी और उन चीज़ों को एनालाइज करके ही तो उन्होंने बताया होगा। तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो अफ्रीका का तट है और जो दक्षिणी अमेरिका का तट है, इन दोनों तट जो है वो साम्य है, यानी कि इन दोनों तटों को अगर आपस में मिलाया जाता है तो वो आसानी से मिल जाते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण लीजिए, आपके पास में एक ईंट है, उस ईंट को आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में जो उसके किनारे हैं जहाँ से वो ईंट टूटी है, उन किनारों में, दोनों किनारों में साम्य होगा, समानता होगी। अगर उन्हें वापस हम जोड़ेंगे तो वो आसानी से जुड़ जाएंगे, यानी बिल्कुल सांचे में वो फिक्स आ जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों महाद्वीपों को देखते हैं तब ऐसा लगता है कि अफ्रीका महाद्वीप अगर इससे जोड़ा जाए तो आसानी से जुड़ जाता है, दोनों तटों में बिल्कुल साम्य है। ऐसा कुछ इन्होंने देखकर पहली बार ये संभावना व्यक्त की कि भाई अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए थे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे। और ये संभावना व्यक्त करने वाले कौन थे? अब्राहम ऑर्टेलियस। 1599 ईस्वी में इन्होंने ये संभावना व्यक्त की थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में एक सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत की हम पूरी चर्चा करेंगे। और वो सिद्धांत कौन सा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या प्रवाह सिद्धांत, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 ईस्वी में। अच्छा, ये अल्फ्रेड वेगनर इस सिद्धांत के माध्यम से क्या बताना चाहता है दोस्तों? ये बताना चाहता है कि भाई पहले ये आपकी अर्थ है, तो इस अर्थ में एक हिस्सा तो क्या था? स्थलखंड था, और एक हिस्सा क्या था? महासागर था। यानी कि इधर वाले मान लेते हैं अपन क्या थे? महासागर, और इधर वाले क्या थे? स्थलखंड, यानी कि महाद्वीप। इधर वाले महाद्वीप थे और इधर वाले महासागर थे। वेगनर बताता है कि प्राचीन समय में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, सबके सब महाद्वीप एक साइड में और पूरे के पूरे ओशन यानी कि महासागर, सागर, ये सब एक साइड में। क्लियर है दोस्तों? ये कौन बताता है? अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने बताया, उन्होंने नाम दिया जो महासागरीय क्षेत्र था, ये जो महासागरीय क्षेत्र था इसको इन्होंने नाम दिया पैथालासा। क्या नाम दिया? पैथालासा, याद रखना है। और वेगनर ने महाद्वीप वाले क्षेत्र को नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। यहाँ तक क्लियर है? पेंजिया का मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी और पैथालासा का मतलब होता है जल ही जल। ऐसा वेगनर ने इसे दो क्षेत्रों में बांटकर नाम दिया कि पृथ्वी ऐसे बटी हुई थी। फिर इन्होंने बताया कि पेंजिया का बाद में चलकर क्या हो गया? विभाजन हो गया। पेंजिया क्या हो गया? टूट गया। और ऐसी कब हुआ? आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा हुआ कि पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाले जो पेंजिया भाग थे इसको इसने लॉरेशिया कहा। क्या कहा? लॉरेशिया। और जो दक्षिणी भाग है इसको इन्होंने गोंडवाना कहा। यानी कि पेंजिया पहले एक था लेकिन बाद में इसका विखंडन हुआ, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना बना। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? देखते हैं दोबारा से इसको। 1596 ईस्वी में अब्राहम ऑर्टेलियस ने पहली बार ये संभावना व्यक्त की कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़ा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़ा हुआ था। फिर 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रारंभ में सभी महाद्वीप एक जगह यानी कि पेंजिया थे और सभी महासागर एक जगह यानी कि पैथालासा थे। उसके बाद में पेंजिया का विभाजन हुआ, एक उत्तरी लॉरेंसिया बना और एक गोंडवाना बना। यहाँ तक की क्लियर कहानी। और ये सब किसने कहा? वेगनर ने कहा। तो सर क्या वेगनर ने कहा तो हम मान लें कि इस चीज़ को कि पूरे स्थलखंड एक जगह थे और पूरे महासागर एक जगह थे, ऐसा हम मान लें क्या? मत मानो आप लोग। क्यों नहीं मानोगे? मैं मना के छोड़ूंगा। कैसे मना के छोड़ूंगा? क्योंकि ऐसे प्रमाण भी है अपने पास में, ऐसे कुछ एविडेंस, ऐसे कुछ सबूत भी है जिससे हमें ये मानना ही पड़ेगा कि सभी स्थलखंड एक थे। क्लियर है? ऐसा तो नहीं कि वेगनर सो रहा था, रात में भगवान जी आए सपनों में और भगवान जी आके कहे कि बेटा तू एक थ्योरी बनाना जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो बनाना और बताना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि भाई इधर स्थल थे इधर महासागर थे। तो ऐसे तो लोग बेवकूफ़ बनने वाले है नहीं। तो फिर कुछ क्या थे? कुछ प्रमाण थे और वो प्रमाण ये बताते हैं कि भाई जो वेगनर बता रहा है ना वो बिल्कुल सही है, सत्य है, सटीक है
और वो प्रमाण क्या है, उसमें पहला प्रमाण तो ये है कि महाद्वीपों के तटों में साम्य है। दूसरा प्रमाण है दोनों तटों की चट्टानों की आयु में समानता है। तीसरा टिलाइट है। चौथा प्लेशर निक्षेप और पांचवा जीवाश्म परिणाम। ये 5 एविडेंस, 5 प्रमाण हमें ये बताते हैं कि भाई जो भी वेगनर कह रहा है वो बिल्कुल 100% सत्य है। अब इन प्रमाणों की एक बार विस्तृत चर्चा कर लेते हैं हम। तो पहला प्रमाण आता है महाद्वीपों के तटों में साम्य। महाद्वीपों के तटों में साम्य यानी कि समानता, वही ईंट वाला है ना, ईंट वाला उदाहरण देखेंगे कि ईंट को तोड़ा तो वापस जोड़ भी सकते हैं, वापस वो मिलाए तो मिल भी सकते हैं। यानी कि इस सिद्धांत का मतलब ये है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के तटों में बिल्कुल समानता पाई जाती है। अगर इनको आपस में मिलाया जाए तो आपस में मिल जाएंगे। तो आप ये पहला सिद्धांत, तो पहला प्रमाण तो आप समझ गए होंगे। और ये देखो ऐसा किया भी 1964 में क्या किया, एक विद्वान थे जिनका नाम था बुलर्ड। क्या नाम था? बुलर्ड। बुलर्ड ने ये कहा कि बुलर्ड ने एक ऐसा मानचित्र भी तैयार किया। कहा कुछ नहीं इसने, मौन था, है ना, कुछ नहीं कहा, लेकिन इसने एक ऐसा मानचित्र बनाया कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से कि इस अटलांटिक महासागर को तो कर दिया इसने गायब, और सभी जो महाद्वीप थे उनको आपस में जोड़ दिया, तो आसानी से जुड़ भी गए। तो ऐसा करने वाले विद्वान कौन थे? बुलर्ड थे, जिन्होंने 1964 में ऐसा मानचित्र तैयार किया था। दूसरा अब देखते हैं अपन, दोनों तटों की चट्टानों में की आयु में समानता, यानी कि दोनों तट कौन से, अपन दोनों इसी की चर्चा ज़्यादा करेंगे अपन, है ना, यानी कि अटलांटिक महासागर की चर्चा ज़्यादा करेंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा समानता पाई जाती है। दोनों तटों की चट्टानों में समानता, दोनों तट कौन से? ये वाला और ये वाला, यानी अटलांटिक सागर के पूर्वी तट और पश्चिमी तट। ऐसे कह सकते हैं ब्राजील का तट और अफ्रीका का तट, दोनों तटों में क्या है, जो चट्टानें पाई गई है उन चट्टानों की आयु भी समान है। अब दोस्तों चट्टानों की भी आयु होती है क्या? हमने तो सुना इंसानों की आयु होती है, एज तो इंसानों की होती है, लेकिन दोस्तों एज चट्टानों की भी होती है। और चट्टानों की एज कैसे ज्ञात की जाती है, उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों एक पद्धति है जो चट्टानों की आयु के बारे में बताती है, और वो पद्धति है रेडियोमेट्रिक पद्धति। रेडियोमेट्रिक पद्धति, ये पद्धति हमें चट्टानों की आयु के बारे में बताती है। इस पद्धति के द्वारा इस तट की चट्टानों को और इस तट की चट्टानों को अगर आयु ज्ञात की गई तो क्या हुआ कि दोनों तटों के चट्टानों की आयु एज बिल्कुल समान थी, और वो लगभग दोनों तटों की जो चट्टानों की आयु है वो 200 करोड़ वर्ष पूर्व की है, यानी कि आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। चलते हैं आगे, यानी कि देखो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एक चट्टान थी, एक चट्टान बनी थी, आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी, इसका विभाजन हुआ, इधर ये अफ्रीका में चली गई, आधी रह गई अमेरिका, ये इधर दक्षिणी अमेरिका में, तो इधर की चट्टान की भी आयु वही और इधर की चट्टान की भी आयु वही है। फिर आगे चलते हैं टिलाइट। दोस्तों टिलाइट क्या होता है? टिलाइट होता है हिमानी निक्षेपण से जो चट्टानें बनती है, यानी कि बर्फ के निक्षेपण से जो चट्टानें बनती है उसको टिलाइट कहते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग? बर्फ के द्वारा जो चट्टानें तैयार की जाती है, चट्टानें जो बनाई जाती है, निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, यानी कि बर्फ के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है, जो जमाव किया जाता है, जमाया जाता है, और उस अवसादों के जमने से जो चट्टान बनती है वही क्या होती है? टिलाइट होती है। अब ये क्या बताती है दोस्तों? टिलाइट आप लोग समझ गए होंगे क्या होती है। टिलाइट दोस्तों अगर अपन देखते हैं, अपन सर्वे करते हैं, तो टिलाइट पाई जाती है एक तो भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तीसरा मेडागास्कर द्वीप समूह, मेडागास्कर द्वीप समूह में पाई जाती है, इसके अलावा अफ्रीका में पाई जाती है, इसके अलावा फोकलैंड द्वीप में पाई जाती है। अलग अलग द्वीपों में एक ही प्रकार की चट्टानें पाई गई है, और वो कौन सी? टिलाइट चट्टानें। कहाँ कहाँ पर? फोकलैंड में, मैं लिख ही देता हूँ है ना आपको, कहाँ पर? फॉकलैंड अवस्थिति आपको पता है, फॉकलैंड ये यहाँ पर है। इसके अलावा अफ्रीका, इसके अलावा मेडागास्कर द्वीप कहाँ है? अफ्रीका के पूर्वी तट के पास में। इसके अलावा भारत, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अंटार्कटिका। यहाँ पर ये टिलाइट चट्टानें पाई गई है। अब देखो टिलाइट चट्टानों पाए जाने का क्या मतलब हुआ सर? टिलाइट चट्टानों के पाने का मतलब हो गया कि ये चट्टानें बर्फ के निक्षेपण से बनी है, ये अपने को पता है। अब देखिए कि भारत का क्लाइमेट, यहाँ पर बर्फ जमने की स्थिति है क्या? मध्य भारत में बर्फ जमा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। यहाँ पर तो टेम्परेचर ही हाई है, तो टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे बर्फ के द्वारा निक्षेपण कैसे किया जा सकता है? ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है। तो बर्फ के द्वारा निक्षेपण किया गया है मीन्स ये भारत
कहीं ना कहीं ये जो भारत है, ये भारत ऐसे क्षेत्र में रहा होगा जहां पे बर्फ के द्वारा निक्षेपण होता है, यानी कि भारत यहां पर रहा होगा। क्योंकि यहां पर क्यों रहा होगा? क्योंकि ये बड़ा एरिया अंटार्कटिका क्षेत्र, इसके अलावा फोकलैंड द्वीप समूह, मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक जगह जुड़े हुए थे और दक्षिण में जुड़े हुए थे और ऐसी जगह जुड़े हुए थे जहां पर बर्फ जमी हुई रहती हो। और फिर बाद में इनका विभाजन हुआ और ये अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। ये क्या बताता है? हमें टिलाइट बताता है। टिलाइट से दो चीजों का पता चल रहा है, एक तो पुरातन जलवायु का कि प्राचीन समय में जलवायु कैसी रही होगी, है ना, भारत की जलवायु प्राचीन समय में कैसी थी, और दूसरा ये सब क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में ये टिलाइट चट्टानें देखो कहां पर पाई गई है, इसको भी आप देख लेना। भारत में जो गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं, उनके आधार तलों पर टिलाइट पाया गया है। क्लियर है दोस्तों? टिलाइट समझ में आ गया। आगे चलते हैं प्लेसर निक्षेपण। प्लेसर निक्षेप क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है और इस क्षेत्र में यहाँ पे खनिज निकाला जाता है। यहाँ पे क्या है? खनिज की खान है। और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? इस खान का या इस खनिज का उद्गम क्षेत्र है। उद्गम चट्टानें यहाँ पर है और मुख्य चट्टान यहाँ पर है जिसमें सोना या खनिज पाया जाता है। अब क्या होगा? अगर जहां पर भी खनिज पाए जाते हैं ना, उसके पास वाली चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? उसके अवशेष पाए जाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा उस खनिज का पाया जाता है। अब प्लेसर निक्षेप में क्या देखा गया है कि जो सोने की खानें हैं वो अफ्रीका के इस घना क्षेत्र में पाई गई है। कहां पर? अफ्रीका के घना क्षेत्र में सोने की खानें हैं। जबकि सोना युक्त सिराएं जो उद्गम निक्षेप है, सोना युक्त सिराएं कहां पर पाई गई है? ब्राजील में पाई गई है। यानी कि ऐसी उद्गम चट्टानें जिनसे खनिज बनते हैं और या जो चट्टानें हैं वो ब्राजील में पाई जा रही है, जबकि दूसरी ओर सोने की जो मुख्य खानें हैं वो अफ्रीका के घना क्षेत्र में पाई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो उद्गम चट्टान है वो इधर रह गई होगी और टूटने के बाद में जो मुख्य खानें हैं वो अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका के साथ में गमन कर गई होगी। तो ये भी हमें बताता है महाद्वीपीय जो सिद्धांत है या जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में ये प्लेसर निक्षेप भी हमें कुछ जानकारी देता है। अब देखते हैं अपन आखिरी जो अपना प्रमाण है वो जीवाश्म प्रमाण। जीवाश्म प्रमाण में देखो क्या है दोस्तों, हम दो जीवों की बात करेंगे। एक जीव है आपका मेसोसारस। कौन सा जीव है? मेसोसारस। और दूसरा जीव है आपका लेमूर। दो जीव है मेसोसारस और लेमूर। दोनों जीवों की जो अवशेष पाए गए, जो अस्थियां पाई गई, वो हमें बताती है इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। देखो कौन से? मेसोसारस दोस्तों एक रेंगने वाला जीव है। कैसा जीव है? रेंगने वाला। दूसरा ये उथले समुद्रों में रहता है। ये भी चीज ध्यान रखना आपको कि कैसे उथले क्षेत्रों में रहता है, उथले समुद्र में। अब देखते हैं एक बार उथला समुद्र क्या होता है दोस्तों। उथला समुद्र का मतलब हो गया जैसे ये आपका धरातल है और यहाँ पे समुद्र है, तो ये जो कम गहराई वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे गहराई कम होती है, वहां पर ये जीव रहता है। कौन सा? मेसोसारस। दूसरा ये रेंग कर चलता है। ये मतलब ये बहुत तेज स्पीड से नहीं चलता है, बहुत धीमी गति से चलता है, रेंग कर चलता है। अब अच्छा इसके बारे में देखते हैं। तो देखो ये मेसोसारस जो जीव है, देखो जो मेसोसारस जीव की जो अस्थियां हैं वो ब्राजील की चट्टानों में भी पाई गई है, ब्राजील के तटीय चट्टानों में भी पाई गई है। दूसरी ओर अफ्रीका के तटीय चट्टानों में भी पाई गई है। यानी मेसोसारस जीव के अवशेष यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब एक चीज देखिए, जो जीव रेंग कर चलता हो, वो इतनी दूरी तय नहीं कर सकता। ये दूरी है 4800 किलोमीटर। दोनों तटों के बीच की दूरी कितनी है? 4800 किलोमीटर। ये इतनी दूरी तय नहीं कर सकता। दूसरा, ये उथले समुद्र में रह सकता है। तो दोस्तों बीच में गहरा समुद्र है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर एक गहरा समुद्र है, तो ये जीव यहाँ से यहाँ तक तो आवागमन कर ही नहीं सकता। यानी कि ये जीव या तो यहाँ से यहाँ पर कभी जाने की इसकी संभावना नहीं है। तो फिर हम क्या संभावना लगा सकते हैं? तो हम ये संभावना लगा सकते हैं कि ये जो जीव है वो कहीं ना कहीं ये अफ्रीका इस ब्राजील के जुड़ा हुआ होगा, और ब्राजील से जब जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर ये जीव रहता होगा। बाद में इस जीव के ये ब्राजील के अफ्रीका के इधर गमन करने पर इस मेसोसारस जीव की अस्थियां भी इसके साथ में चली गई होगी।
वरना ये जीव जो रेंगने वाला है, जो कम गहराई वाले क्षेत्रों में रहता है, वो इस महासागर को पार ही नहीं कर सकता। दूसरा, लेमूर। लेमूर जीव दोस्तों, लेमूर जीव की अस्थियां पाई गई है भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में पाई गई, इन 4 क्षेत्रों में लेमूर जीव की अस्थियां पाई गई है। तो इससे भी ये आइडिया लगता है कि दोस्तों ये क्षेत्र कभी एक रहे होंगे और यहाँ पर एक प्रजाति रहती होगी, एक जीव रहता होगा जिसका नाम था लेमूर, और जब वो ये क्षेत्र अलग अलग हुए तो उसके अवशेष भी अलग अलग जगह चले गए। यानी कि ये पूरे स्थलखंड, विद्वानों ने क्या किया है, इन स्थलखंडों को एक ही नाम दिया है, लेमूरिया स्थलखंड। लेमूरिया में अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये सब एक जगह रहे होंगे, तो लेमूर जीव की उपलब्धता की वजह से इनको क्या नाम दिया गया, लेमूरिया। तो दोस्तों ये थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में कुछ सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाकई में हुआ था, और ये अब आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब सभी विद्वानों ने ये चीज़ें मान ली है तो आप कौन से खेत की मूली हो भाई जो आप नहीं मानोगे कि सर स्थलखंड एक थे, जलखंड एक थे। हम नहीं मानते, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सबूत तो मैंने आपको बता दिए, इतने प्रमाण तो मैंने आपको बता दिए, आपको अब मानना ही पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि सभी स्थलखंड एक थे और सभी जलखंड एक थे, पैथालासा अलग था और पेंजिया अलग था। यानी कि वेगनर ने जो बात बताई वो 100% सत्य है ना। तो अब ये मानने के बाद में एक चीज़ और रही होगी कि गुरुजी ये चीज़ तो मान लेते हैं कि भाई एक रहा है, लेकिन ये अलग अलग क्यों हुआ, क्या कारण हुआ कि ये जो पेंजिया टूटा, इसके अलावा महासागर बीच में आ गए, स्थलखंड अलग अलग रह गया। एक ही जगह रहते ना, एक ही जगह रहता तो जैसे भारत में बर्फबारी रहती तो आराम से ठंडे मौसम का मज़ा लेते, जैसे टिलाइट चट्टानें बनी है तो वो आइस फ्लो होती भारत में, ठंडे मौसम का मज़ा लेते। कहाँ इस राजस्थान में इस धूप यानी कि इस लू में अपने को रहना पड़ रहा है। तो ये भाई ऐसा तो है नहीं कि भगवान आए, भगवान ने हथौड़े से चोट मारी स्थलखंड पे, लो भाई टूट गए और टूट के बिखर गए। अब भगवान ने चाह बीच में महासागर डाल लेते हैं, तो यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर डाल दिया, हिंद महासागर डाल दिया, ऐसा तो है नहीं। तो भाई ये स्थलखंड क्यों टूटे, क्यों अलग अलग भागों में बटे, इसके लिए कुछ बल जिम्मेदार होगा, इसके लिए कुछ फोर्स लगा होगा जिसकी वजह से ये महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, यानी कि महाद्वीप अलग अलग भागों में टूटकर बट गए। तो दोस्तों इसके लिए हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया है कि भाई स्थलखंड सब एक थे, सब महासागर एक थे, पेंजिया अलग था, पैथालासा अलग था, ये हमने मान लिया है क्योंकि हमने इसके बहुत सारे प्रमाण भी हमने देख लिए हैं। अब ये ऐसा हुआ क्यों, तो सब विद्वानों ने अलग अलग तरीके बताए। किसी ने बता दिया कि ऐसा हुआ है, किसी ने बता दिया ऐसे इस तरीके से हुआ है, जैसे आपने बताया अभी कि भगवान ने हथौड़ा मार के तोड़ा है। तो सब विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, क्योंकि आप भी विद्वानी तो हो, तो सब विद्वानों ने अलग अलग बताया। अच्छा देखिए, अब कौन कौन से बल इसके लिए जिम्मेदार है और कौन कौन से विद्वानों ने ये बताया। अब जैसे वेगनर ने, जिसने ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ही दिया था, उन्होंने क्या बताया इसको, इसने बताया कि पोलर फ्लाइंग बल और जो ज्वारीय बल है वो इसके लिए उत्तरदायी है। वेगनर ने बताया कि जो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है, पृथ्वी घूमने की वजह से क्या हो रहा है, एक बल काम कर रहा है जिसकी वजह से ये स्थलखंड टूटे। अब ये बल कौन सा काम कर रहा है, तो अगर हम पृथ्वी की एक्चुअल संरचना को देखेंगे तो वो क्या होगी, ऊपर नीचे से अपने को पिचकी हुई और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई रहेगी। यानी कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसलिए इसमें बीच में उभार आ रहा है, जिसे अब केंद्रीय बल अपन कह देते हैं। तो इस तरीके से घूमने से जो बल लग रहा है वो पोलर फ्लाइंग बल, वेगनर ने इसे कहा है कि इसकी वजह से स्थलखंड टूटे हैं। दूसरा, इसने कहा कि ज्वारीय बल भी इसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो ग्रेविटी पावर के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो महासागरों में उभार आता है, महासागर में जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है और नीचे की ओर बैठता है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में कि ज्वार भाटा होता क्या है। तो इस ज्वार भाटा से लगने वाला जो बल होता है उसे ज्वारीय बल कहते हैं, और ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। ये किसने कहा है, वेगनर ने कहा है। वेगनर ने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन से जो बल लग रहा है, एक तो वो इसके लिए जिम्मेदार है, दूसरा जो ज्वारीय बल लग रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये जो है पूर्ण नहीं समझा जाता कि इसकी वजह से ऐसा आसानी से नहीं हो सकता। बाकी विद्वानों ने क्या कहा फिर, एक विद्वान थे आर्थर होम्स। आर्थर होम्स ने कहा
कि उन्होंने 1930 में बताया कि मेंटल जो भाग है, जो अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था कि नीचे मेंटल भाग है, भूप्रपटी के नीचे मेंटल भाग है, और इस मेंटल भाग का जो ऊपरी हिस्सा है वो दुर्लभता मंडल है। ये भी अपन ने देखा था कि दुर्लभता मंडल के ऊपर क्या होता है, रेडियो एक्टिव तरंगे जनरेट होती है। क्या होती है? रेडियो एक्टिव तरंगे जनरेट होती है, जिससे तापमान में भिन्नता आती है, और तापमान में भिन्नता आने की वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थलखंड है वो मूवमेंट करते हैं, है ना। यानी कि इसे संवहनीय धाराओं के रूप में व्यक्त किया आर्थर होम्स ने। और कब बताया? ये 1930 में। अच्छा, फिर एक विद्वान थे हैंस विद्वान ने क्या किया कि 1961 में एक अलग ही संकल्पना दे डाली, एक अलग ही सिद्धांत बता दिया, और वो कौन सा सिद्धांत था? महासागरीय अधस्थली का विस्तार। और 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इन तीनों विद्वानों ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा गया। और इस सिद्धांत के इन्होंने बताया कि भाई ये जो महाद्वीपीय विस्थापन हो रहा है, यानी कि जो महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इनका विखंडन हो रहा है, उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक जिम्मेदार है। और ये इन्होंने कब बताया? 1967 में। तो ये चार कुछ ऐसे कारण है, ऐसा कुछ बल है जिसकी वजह से महाद्वीपों में विस्थापन होता है, महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्थल खंडों का टूटना और उनसे एक दूसरे से दूर जाना, इसके लिए जो जिम्मेदार बल है वो ये वाला बल है। तो दोस्तों इसमें शुरुआती जो बल है आर्थर होम्स और वेगनर वाला, इसको हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ लिया बस इतना ही पढ़ेंगे कि वेगनर ने कहा था कि पृथ्वी के घूर्णन से जो बल लगता है उसकी वजह से स्थलखंड बटे हैं और एक दूसरे से अलग हुए हैं। इसके अलावा उसने कहा ज्वारीय बल की वजह से भी ऐसा हुआ है। आर्थर होम्स ने कहा कि मेंटल के जो दुर्लभता मंडल वाला भाग है वहाँ पर तापमान में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेडियो एक्टिव तरंगें जनरेट होती है और संवहन धाराओं के रूप में तापमान में भिन्नता होने की वजह से इस तरीके से स्थलखंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये जो दोनों सिद्धांत है, महासागरीय अधस्थली का विस्तार और प्लेट टेक्टोनिक, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे और आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थली का विस्तार के बारे में, कि महासागर का जो फ्लोर है, जो तल है, उसमें विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रहा है और उसके बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है दोनों साइड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्थलखंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग दूर जा रहे हैं। यानी कि महासागर का विस्तार बढ़ेगा तो स्थलखंडों में दूरी आएगी। जैसे ये महासागर है तो अगर इस महासागर का तल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, इन स्थलखंडों को दूर की ओर धकेलेगा। और ये सिद्धांत किसने दिया था? हैंस ने दिया था 1961 में। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक, ये भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, और इसको भी हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।